हेलो दोस्तों। कल हमने पिछले वीडियो में जो प्रथम संक्रमण श्रेणी है उसके सामान्य परिचय इंट्रोडक्शन के बारे में बात की थी। उनके तत्व कौन से होते हैं, इनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास और संक्रमण तत्व क्या होते हैं उनके बारे में बात की थी। आज हम आगे का सीरीज स्टार्ट करते हैं और आज का हमारा टॉपिक होगा संक्रमण तत्व के सामान्य गुणधर्म, जो उनके क्या क्या नॉर्मल प्रॉपर्टीज होती है उनके बारे में बात करते हैं। तो आज की सबसे पहली प्रॉपर्टी है परमाणु त्रिज्या या परमाणु का आकार। परमाणु त्रिज्या या आकार, ये इसमें किस प्रभाव इसको प्रभावित करते हैं प्रथम संक्रमण श्रेणी को, उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले परमाणु त्रिज्या जो एटॉमिक रेडियस होती है वो होती क्या है। तो कि कोई भी परमाणु है, किसी भी परमाणु के नाभिक से उसके बाह्यतम कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों को, किसी भी परमाणु के नाभिक से उसके बाह्यतम कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन के बीच की सीधी दूरी को परमाणु त्रिज्या कहते हैं। किसी भी परमाणु के नाभिक से बाह्यतम कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों के बीच की सीधी दूरी को परमाणु त्रिज्या कहते हैं। एक बार सुनिए, किसी भी परमाणु के नाभिक से बाह्यतम कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों के बीच की सीधी दूरी को परमाणु त्रिज्या कहते हैं। अब ये सामान्यतः संक्रमण तत्वों में आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु त्रिज्या सामान्यतः संक्रमण तत्वों में आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर घटती है। क्यों? क्योंकि परमाणु क्रमांक बढ़ता है। जैसे ये इसके बारे लिख लेते हैं, स्क्रैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर और जिंक। सामान्यतः आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु त्रिज्या घटती है। क्यों? क्योंकि परमाणु क्रमांक में वृद्धि होती है, जिससे प्रभावी नाभिकीय आवेश के मान में वृद्धि होगी। अगर प्रभावी नाभिकीय आवेश के मान में वृद्धि होगी तो परमाणु का आकार कम होगा, आकार कम होगा, परमाणु त्रिज्या में कमी आएगी। तो लेकिन जैसे इसकी स्क्रैंडियम की परमाणु त्रिज्या होती है 1.44 एंगस्ट्रॉम, इसकी होती है 1.32 एंगस्ट्रॉम और इसकी होती है 1.22 एंगस्ट्रॉम, इनकी 1.17 एंगस्ट्रॉम और इसकी भी सेम, इसकी भी 1.7 एंगस्ट्रॉम, इसकी 1.16, इसकी 1.15, फिर इधर से 1.21 और 1.25। अब अपन ने देखा कि यहां से यहां तक तो परमाणु त्रिज्या में कमी आई यहां तक, लेकिन इसके बाद तो बराबर हो गया, लगभग यहां तक बराबर है, यहां तक लगभग बराबर है, उसके बाद फिर वृद्धि हुई। अब इसका क्या रीजन है, इसमें क्या अपवाद है, उसके बारे में बात करते हैं। एक बार सुनिए, सामान्यतः संक्रमण तत्वों में परमाणु त्रिज्या आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर घटती है। क्यों? क्योंकि परमाणु क्रमांक में वृद्धि होती है, जिससे प्रभावी नाभिकीय आवेश के मान में वृद्धि होगी और परमाणु का आकार कम होगा, परमाणु त्रिज्या कम होगी। अब जब अपन यहाँ पे अपन ने देखा कि यहाँ से तो घटी, लेकिन फिर यहाँ पर बराबर हो गए, वो फिर बढ़ने लगी। इसका क्या कारण है? तो इसके दो कारण है। पहला है प्रभावी नाभिकीय आवेश या जेड इफेक्टिव, जो प्रभावी नाभिकीय आवेश। अब ये प्रभावी नाभिकीय आवेश होता क्या है? तो किसी भी परमाणु के नाभिक से बाह्यतम कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों को आकर्षित करने की क्षमता को, किसी भी परमाणु के नाभिक द्वारा बाह्यतम कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों को आकर्षित करने की क्षमता को प्रभावी नाभिकीय आवेश या जेड इफेक्टिव कहते हैं। एक बार सुनिए, किसी भी परमाणु के नाभिक से बाह्यतम कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों को आकर्षित करने की क्षमता को प्रभावी नाभिकीय आवेश कहते हैं। अब इधर स्क्रैंडियम से वेनेडियम तक इधर ये परमाणु त्रिज्या में कमी आई। क्यों आई? क्योंकि इसका इधर प्रभावी नाभिकीय आवेश जेड इफेक्टिव का प्रभाव ज्यादा हो गया, इधर जेड इफेक्टिव का प्रभाव ज्यादा हो गया, जिससे प्रभावी नाभिकीय आवेश, जिससे परमाणु त्रिज्या में कमी आई। क्यों? क्योंकि प्रभावी नाभिकीय आवेश का इधर प्रभाव ज्यादा हो गया। और इसका दूसरा रीजन है परिरक्षण प्रभाव, जिसे सीलिंग इफेक्ट कहते हैं इंग्लिश में। अब यहां से अब
क्रोमियम से जो इधर निकल तक, इधर लगभग इधर दोनों का मान बराबर हो गया। जेड इफेक्टिव और जो सिलीजिंग इफेक्ट है इसका मान लगभग बराबर हो गया। इधर से इधर बराबर हो गया, इधर परमाणु त्रिज्या भी कमी आई और इधर जाके परिरक्षण प्रभाव का प्रभाव ज्यादा हो गया, सिलीजिंग इफेक्ट का मान ज्यादा हो गया, इसलिए इधर परमाणु त्रिज्या में निरंतर वृद्धि होने लगी। और परिरक्षण प्रभाव क्या होता है, तो किसी भी आंतरिक कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों द्वारा, जैसे ये अंदर वाला कोश हो गया और ये नाभिक हो गया, अब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन, आंतरिक कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों द्वारा बाह्यतम कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों को प्रतिकर्षित करने की क्षमता को परिरक्षण प्रभाव कहते हैं। एक और बार सुनिए, किसी भी परमाणु में आंतरिक कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों को बाह्यतम कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों द्वारा, आंतरिक कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों द्वारा बाह्यतम कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों को प्रतिकर्षित करने की क्षमता को, एक दूसरे से खींचने, दूर दूर जाने की क्षमता को परिरक्षण प्रभाव कहते हैं। यहाँ पर यहाँ से यहाँ तक तो वेनेडियम तक जो जेड इफेक्टिव प्रभावी नाभिक के आवेश का प्रभाव अधिक हो गया, इसलिए परमाणु त्रिज्या में कमी आई। यहाँ पर दोनों का मान बराबर हो गया और यहाँ पर आकर फिर सिलीजिंग इफेक्ट या परिरक्षण प्रभाव अधिक प्रभावित हो गया, इसलिए यहाँ पर फिर वृद्धि होने लगी। एक और बार सुनिए, पूरा क्वेश्चन आएगा कि जो 3D श्रेणी में परमाणु त्रिज्या, परमाणु आकार में क्या होता है उसके बारे में समझाइए। तो इसका लिखना है सीधा सीधा, सामान्यतः 3D श्रेणी में आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु त्रिज्या में कमी आती है। क्यों? क्योंकि परमाणु क्रमांक में वृद्धि होती है, जिससे प्रभावी नाभिकीय आवेश के मान में वृद्धि होगी। कोशों की संख्या समान होगी लेकिन प्रभावी नाभिकीय आवेश के मान में वृद्धि होगी, जिससे परमाणु का आकार सिकुड़ेगा, मतलब कम होगा और परमाणु त्रिज्या कम होगी। ठीक, अब इधर लेकिन अपन ने देखा परमाणु त्रिज्या इधर कम नहीं हो रही है, इधर स्कैंडियम से वेनेडियम तक तो कम हुई, लेकिन फिर क्रोमियम से निकल तक बराबर हुई, लगभग बराबर हुई और फिर इधर बढ़ने लगी। इसका क्या रीजन है? इसके दो रीजन है, एक है जेड इफेक्टिव प्रभावी नाभिकीय आवेश, दूसरा है परिरक्षण प्रभाव। स्कैंडियम से वेनेडियम तक जेड इफेक्टिव का अधिक प्रभाव हो गया, फिर इधर लगभग बराबर हो गया और फिर इधर जाकर परिरक्षण प्रभाव का प्रभाव अधिक हो गया। अब इधर परिरक्षण प्रभाव कैसे प्रभावित हुआ उसके बारे में बात करते हैं। जैसे कॉपर और जिंक में डी उपकोष में अधिकतम इलेक्ट्रॉन आ गए, तो इधर अधिकतम इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे इस कोष में और इधर भी अधिकतम इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, जिससे प्रतिकर्षण अधिक होगा। प्रतिकर्षण डी कोष में इधर तो पहले कम थे, इधर डी उपकोष में 3D1 है, फिर इधर 3D2 है, इस प्रकार से इधर तो इलेक्ट्रॉन कम है 3D उपकोष में, लेकिन इधर जाके 3D उपकोष में अधिकतम इलेक्ट्रॉन अधिक होगा, जिससे प्रतिकर्षण अधिक होगा, तो परिरक्षण प्रभाव इधर अधिक प्रभाव हो गया। और इधर परिरक्षण प्रभाव कैसे कम प्रभाव हुए? क्योंकि इधर 3D उपकोष में कम इलेक्ट्रॉन है। ठीक, तो यहाँ पर परिरक्षण प्रभाव अधिक प्रभावित हो गया और इधर परिरक्षण प्रभाव कम प्रभावित है, इधर जेड इफेक्टिव प्रभावी नाभिकीय आवेश अधिक प्रभावित है। ठीक, अब यह हुआ परमाणु त्रिज्या, परमाणु आकार, फर्स्ट जो प्रॉपर्टी है वो कंप्लीट हुई। अब दूसरी होती है, दूसरी के बारे में बात करते हैं। दूसरी होती है आयनन ऊर्जा या आयनन विभव। आयनन ऊर्जा, आयनाइजेशन एनर्जी। ठीक, अब आयनन ऊर्जा क्या होती है उसके बारे में बात करते हैं। तो किसी भी गैसीय परमाणु के बाह्यतम कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों को पृथक करने के लिए आवश्यक ऊर्जा आयनन ऊर्जा होती है। अब इधर एक शब्द आया गैसीय। अब परमाणु गैसीय क्यों होना चाहिए उसके बारे में बात करते हैं। गैसीय इसलिए होना चाहिए क्योंकि गैस अवस्था में जो अणु होते हैं वो दूर दूर होते हैं। अगर अणु दूर दूर होंगे तो उनमें इलेक्ट्रॉनों को अपन आसानी से उधर पृथक कर सकते हैं, अलग अलग कर सकते हैं, इसलिए इधर गैसीय शब्द आएगा। किसी भी गैसीय परमाणु के बाह्यतम कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों को, किसी भी गैसीय परमाणु के बाह्यतम कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों को निकालने के लिए आवश्यक ऊर्जा ही आयनन ऊर्जा होती है। किसी भी गैसीय परमाणु के बाह्यतम कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों को बाहर निकालने के लिए आवश्यक ऊर्जा ही आयनन ऊर्जा होती है। अब ये 3D श्रेणी में कैसे प्रभावित होती है तो उसके बारे में बात करते हैं। सामान्यतः अपन ने देखा कि अगर प्रभावी नाभिकीय आवेश का मान बढ़ रहा है तो परमाणु आकार का मान कम हो रहा है।
ठीक, अगर जेड इफेक्टिव का मान बढ़ रहा है तो परमाणु आकार घट रहा है। तो इधर अपन देखते हैं जो आयनन ऊर्जा जो होती है, जो आयनन ऊर्जा जो होगी वो परमाणु आकार की व्युत्क्रमानुपाती होती है। आयोनाइजेशन जो एनर्जी होती है वो जो परमाणु आकार जो होता है, जो साइज जो होती है एटम की, उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। अब क्यों होती है, इसका क्या रीजन है? अब जैसे परमाणु आकार बढ़ेगा तो आयोनाइजेशन एनर्जी का मान कम होगा। क्यों? जैसे ये नाभिक है और ये इलेक्ट्रॉन है, अगर यहाँ पर प्रभावी नाभिक के आवेश का मान अधिक होगा, अगर इलेक्ट्रॉनों और इसके इधर बाह्यतम कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन और नाभिक के बीच की दूरी अधिकतम होगी, तो प्रभावी नाभिक की आवेश जो होगा, जो प्रभावी नाभिक के आवेश में आकर्षण, इधर आकर्षण बल कम लगेगा। अगर दूरी अधिक होगी तो आकर्षण बल वैसे ही कम लगेगा। अगर आकर्षण बल कम लगेगा तो फिर जो अपन ऊर्जा निकालेंगे उसके लिए भी आयोनाइजेशन एनर्जी जो होगी, ऊर्जा जो होगी वो कम देनी पड़ेगी, इसलिए आयनन ऊर्जा का मान भी कम होगा। अगर इधर दूरी कम होगी तो आकर्षण अधिक होगा, आकर्षण अधिक होगा तो इलेक्ट्रॉनों को अपन आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक, इसलिए जो आयनन ऊर्जा जो होती है वो परमाणु आकार के व्युत्क्रमानुपाती होती है। अगर परमाणु आकार ज्यादा होगा तो आयोनाइजेशन एनर्जी कम होगी। ठीक, सामान्यतः अपन देखते हैं कि आवर्त सारणी में जो होता है वो बाएं से दाएं जाने पर आयनन ऊर्जा का मान बढ़ता है। सामान्यतः आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने पर आयनन ऊर्जा का मान बढ़ता है। लेकिन अपन ने देखा था फर्स्ट परमाणु आकार में या परमाणु त्रिज्या में, उधर तो फिर उधर गड़बड़ थी, पहले तो घट रहा था, फिर बढ़ रहा, फिर बराबर हो गया था, फिर बढ़ रहा था, उधर गड़बड़, उधर इधर थी। अगर इस तो इधर भी थोड़ा बहुत ही होगा, इधर भी तो कैसे होता है वो देखते हैं। जैसे स्क्रैंडियम है, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल और कॉपर। इधर जिंक की बात नहीं करेंगे क्योंकि जिंक जो होता है वो संक्रमण तत्व की श्रेणी में नहीं आता है, इसलिए जिंक को अपन छोड़ देंगे। अपन सिर्फ इधर संक्रमण तत्व के गुणधर्म के बारे में बात करते हैं, तो उनके बारे में बात करेंगे। जैसे इधर स्क्रैंडियम की होती है, इधर होती है स्क्रैंडियम की 631, इधर होती है 658, इधर होती है 694, लगभग होती है। एग्जैक्ट तो इसकी वैल्यू नहीं होती है, याद भी नहीं रखनी है, फिर अपन को बस ये पता करना है कि कहाँ पर घट रही है और कहाँ पर आके बढ़ रही है। ठीक, इधर होती है 734, इधर 758, फिर इधर आकर 764, फिर इधर आकर घटने लगती है 744, 731 और 704। अपन ने देखा कि यहाँ से यहाँ तक तो इसकी बढ़ रही है, जो आयोनाइजेशन एनर्जी है वो बढ़ रही है आयरन तक, लेकिन इसके बाद कम होने लगी। अब इसका क्या रीजन है? इसका यही रीजन होगा क्योंकि अगर इधर 3D उपकोष में, अगर 3D कक्षक में इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ रही है तो परिरक्षण प्रभाव अधिक प्रभावित होगा। तो इसका यही कारण होगा कि आयनन ऊर्जा सामान्यतः आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर तो बढ़नी चाहिए, लेकिन एक श्रेणी तक तो बढ़ती है, उसके बाद कम होने लगती है क्योंकि वहां पर परिरक्षण प्रभाव अधिक प्रभावित हो जाता है। और इधर शुरू में प्रभावी नाभिक के आवेश अधिक प्रभावित था, इसलिए बढ़ रही थी, और फिर इधर परिरक्षण प्रभाव अधिक प्रभावित हो गया, इसलिए यहाँ पर आकर घटने लगती है। तो इसका रीजन जो होगा वो सिलीजिंग इफेक्ट होगा, परिरक्षण प्रभाव होगा। ठीक, अब जो इसके बारे में बात करते हैं, जो फर्स्ट आयन, जो ये तो होती है IP1 फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी। अब जो सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी होगी वो इसी तरह होगी और थर्ड भी इसी तरह होगी, लेकिन अगर फर्स्ट ज्यादा होती है, सेकंड ज्यादा होती है, थर्ड ज्यादा होती है, तो जो फर्स्ट आयनन ऊर्जा होती है वो हमेशा ज्यादा होगी सेकंड आयनन ऊर्जा से, और सेकंड आयनन ऊर्जा हमेशा ज्यादा होगी थर्ड आयनन ऊर्जा से। अब ये क्यों होता है, ये ज्यादा क्यों होगी और कम क्यों होगी? तो अपन ने देखा था कि जो जेड इफेक्टिव था, जो प्रभावी नाभिक के आवेश का जो मान था वो प्रोटॉनों के तो समानुपाती होता है, लेकिन इलेक्ट्रॉनों की संख्या के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये कब पढ़ा? तो
अपन देख रहे थे कि मैंने शुरू में बोला था कि आवर्त में बाएं से दाएं जाते हैं तो परमाणु क्रमांक में वृद्धि होती है। अगर परमाणु क्रमांक में वृद्धि हो रही है तो जेड इफेक्टिव प्रभावी नाभिक के आवेश के मान में भी वृद्धि हो रही थी। तो अगर परमाणु क्रमांक बढ़ रहा है तो प्रोटोनों की संख्या बढ़ रही है, जिससे जेड इफेक्टिव का मान बढ़ रहा था, तो फिर और आकार घट रहा था। तो अगर परमाणु प्रोटोनों की संख्या बढ़ रही है तो जेड इफेक्टिव जो होगा वो भी बढ़ेगा, लेकिन इलेक्ट्रॉनों की संख्या घटेगी, तो क्योंकि इसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो अगर इधर इलेक्ट्रॉनों की संख्या अपन